हेलो डियर फ्रेंड्स। आज है 24 अप्रैल 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण का। आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फर्स्ट अगर न्यूज़ देखें हम फर्स्ट पेज पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सरकारों में आरक्षण की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं। कल का एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जिस पे हमने डिस्कशन भी किया था द हिंदू एनालिसिस में। साथ में ही हमने जो दैनिक जागरण था उसमें भी उसको लिखा था कि आर्टिकल 13 के तहत जो अनुच्छेद 13 है उसके तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर है एंड आर्टिकल 32 और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 इनके तहत रिट जारी करने की भी शक्ति है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, अगर कोई ऐसा कानून हो जो संविधान के प्रारूप के अनुसार ना हो या फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता हो तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। यहाँ पर आरक्षण के बारे में बातें बोली गई है, लेकिन आरक्षण के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है इसका बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम खुद लिख सकते हैं। बट हमेशा हमको समर्थन करना है कि आरक्षण सही है, बट उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर कास्ट में कुछ अपर जो लोग कुर्सियों पे पहुंच गए, अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं, वही इसका लाभ ले रहे हैं। जो नीचे जो अब उसी सेम तबके जगह अगर एसटी की बात करें, एसटी की बात करें, तो कुछ लोगों को उसका ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो वो लोगों को कैसे उससे दूर करें। जैसे ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन की बात हुई है कि ओबीसी में कुछ लाभ, कुछ जातियों को ज़्यादा लाभ मिला है तो उनको कैसे थोड़ा सा हटाएं। उसके लिए एक रोहिणी कमीशन भी बना था, तो उसी टाइप से कोई ऐसा कमीशन बनाने के लिए हम बोल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मेन जो मुद्दा था वो था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जो 2000 में एक आंध्र प्रदेश में जनवरी 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया था कि वहाँ पर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ की अगर कोई स्कूल है तो उसमें केवल अनुसूचित जनजाति के लोग में एसटी के ही लोग टीचर बन सकते हैं, वही उन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। ऐसे आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट था, उतना सा याद रखना। अगेन जब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पेपर में, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो केवल ये है एनडीपीएस कानून। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में अगेन एक निर्णय आया कि एनडीपीएस कानून ये क्या होता है, इसको लिख लेना आप। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 मीन्स ड्रग्स से संबंधित है। नशीली दवाओं का अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या उनका भंडारण करता है या किसी को उसको खिलाता है, ये सब अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है ड्रग्स का, तो उनके ऊपर सजा किस आधार पर तय होगी कि मात्रा कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मात्रा को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अगर किसी के पास 1 ग्राम ड्रग्स मिलती है, 1 ग्राम कोफीन मिलती है या फिर 1 ग्राम हीरोइन मिलती है, या किसी के पास 50 ग्राम या किसी के पास 1 केजी मिलती है, तो उन आधारों पर भी उसको क्या होगा, सजा होगी। इतना सा याद रखना, एनडीपीएस कानून याद रखना। सिर्फ कभी भी अगर नशीली दवाओं से संबंधित आए तो हम इसको जस्ट कोट करने के लिए लिख सकते हैं, हमको ज़्यादा इसके बारे में अंदर नहीं जाना कि कानून क्या है। सिर्फ हमको थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए जिसको मेंस में केवल लाइन के रूप में हम लिख सकें कि ड्रग्स को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एनडीपीएस कानून भी ला रखा है 1985, उसको अच्छे से लागू किया जाए। बस इतना सा लाइन लिख के छोड़ दो, नेक्स्ट बढ़ जाना है आगे क्वेश्चन आंसर करते समय। अब है डायरेक्ट केवल एडिटोरियल्स, और उसके बीच में ये सब अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हो अपना, तो खुद देखकर जान बची रही युवाओं की टोली, आईएएस अधिकारी दंप ने संभाला मोर्चा, ये सब आप अगर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहो और इंटरेस्ट पैदा करना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है इसमें। कारोबार की रफ्तार, ये सब बहुत दिनों से चल रहे हैं। निर्णायक फैसलों का वक्त, ये सब अपने अपने व्यूज रख रहे हैं। ये तरुण गुप्ता साहब जिनका खुद का न्यूज़पेपर है, वो सब अपने अपने व्यूज रख देते हैं। इनको पता नहीं कि इसको कोई आईएएस अधिकारी पढ़ रहा है या फिर सामान्य लोग पढ़ रहे हैं या फिर आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग पढ़ रहे हैं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप अपने व्यूज़ खुद डेवलप करें, सबसे अच्छा रहेगा। किसानों को राहत, जीवन को नए ढंग से जीने का दौर, जो अगर यूपीएससी कैंडिडेट है तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि जीने का नया ढंग क्या होना चाहिए इस कोविड-19 को लेकर। तो अननेसेसरी अपना टाइम इन ऐसे एडिटोरियल्स में नहीं गंवाएं। अगेन जब हम देखते हैं इस एडिटोरियल में, तो सिर्फ हमको क्या क्या याद रखना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो कहीं भी हम डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं यूपीएससी में, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ लगभग 6 लाख गांव हैं, ये थोड़े से याद रखना। और 6 लाख गांवों को मिलाकर 2.5 लाख क्या है, पंचायतें।
2.5 लाख पंचायतें हैं और उनके लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्टार्ट किया गया। तो 6 लाख, लगभग 6.5 लाख गांव, 2.5 लाख हमारे यहाँ क्या है पंचायतें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसके बारे में याद रखना। और एक यहाँ पर क्या याद रखोगे कि हमारे इंडिया में लगभग 90% असंगठित क्षेत्र मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। असंगठित क्षेत्र इट मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, जिनको संगठित क्षेत्र की तरह वो सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे पेंशन है, मीन्स वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको वेतन भत्ता छुट्टियों का लाभ ये सभी नहीं मिलेंगे, उनको मेडिकल का बीमा ये सभी नहीं मिलते हैं। उनको अगर आज आप काम पे जाओगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, मीन्स आपकी सैलरी मिलेगी, या उनको तो सैलरी भी नहीं कर सकते, उनको तो जो मेहनताना है एक दिन का वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जबकि संगठित क्षेत्र में सभी जो फायदे हैं वो मिलते हैं। तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना केवल। अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने की का प्रयास, क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, ये सब कोई खास इसमें पॉइंट्स नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में केंद्रीय पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखना है। एक, पंचायत राज मंत्रालय ने 2015 में ग्राम पंचायत विकास योजना, एक ये लिख सकते हैं। एक जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसकी तुलना में 14th फाइनेंस कमीशन ने 3 गुना गांवों के लिए क्या बढ़ा दिया है, अनुदान। अनुदान क्या होती है, अनुदान की राशि क्या होती है, ऐसी राशि जो एक तरफा दी जाती है। अनुदान मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गांवों को एक तरफ से अपनी तरफ से दान दे रही है। मीन्स जब राज्य को एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाता है 42%, अब जो 41% हो गया, मीन्स सेंटर के पास जो पैसा आता है लगभग अगर माने 100 रुपीज़, तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को देती है 41% प्रेजेंट में। 41% के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा बचता है उसमें से बिना किसी टेंशन के जो अनुदान दिया जाता है उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। किसके लिए, गाँव के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। ये बहुत सारी गाँव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सभी, रोजगार, पेयजल, ये सभी आप याद रखना कि गाँव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर यहाँ देखें तो मिशन अंत्योदय के साथ, मिशन अंत्योदय क्या है कि हमारे जो गरीब है इंडिया में, लास्ट लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है, मीन्स जो सबसे गरीब है उसको भी लाभ मिले। और जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। और पिछली साल 2019 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था डायरेक्टली कि अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नीति आयोग, सीधा क्वेश्चन था। उसी टाइप से आप याद रखना कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नीति आयोग। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, लगभग 117 जो जिले हैं पिछड़ी इंडिया में उनको सेलेक्ट किया गया है और उनमें सभी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे एजुकेशन की सुविधा हो, चाहे जल की सुविधा हो, चाहे बहुत सारे अच्छे अच्छे वहाँ पर डेयरी का या फिर कुटीर उद्योग लगाने हों, गांव में कैसे प्रोस्पेरिटी आ सकती है, वहाँ पर सड़कें, वनारोपण, ये सभी गांवों के लिए, वहाँ की स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, ये सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को बढ़ावा देने के लिए और पंचायत राज संस्थाओं के साथ मिलकर यहाँ काम किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगेन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है पंचायत राज और ई गवर्नेंस, ये भी ठीक है। ई गवर्नेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राम स्वराज पोर्टल। मीन्स यहाँ पर एक ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी गांव से संबंधित कोई योजना हो तो जल्दी से गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या उनसे कनेक्ट हो सकती है, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई वो बना दिया जाएगा सेंटर, और जितने भी गांव हैं पूरे, वहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जैसे हम आजकल मोबाइल से चला रहे हैं उसी टाइप से कुछ गाँवों में ये सुविधा भी नहीं है, तो ब्रॉडबैंड मीन्स तार से जो जाती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। अभी हमारे मोबाइल में कई बार बफरिंग करने लग जाती है, लेकिन अगर तार से ये जो जाती है इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड। इससे काफ़ी हाई स्पीड में 100 Mbps या 200 Mbps की स्पीड भी आराम से भेज सकते हैं। तो जो भी काम है गवर्नमेंट का, जो हाई फाइल्स रहती है बड़ी बड़ी, वो आराम से पहुँच सकती है। उसके बाद यहाँ पर है कि विकास कार्यों का जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में क्या होता है कि यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर पूरा
यहाँ पर नेटवर्क है पूरा सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में यहाँ पर अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो किसी गांव में या सड़क आप बना रहे हो, तो सड़क बनाते टाइम भी आपका जो सड़क का इमेज और जो आप बिल्डिंग बना रहे हो इसकी इमेज सैटेलाइट से किसी दूसरी जगह, अगर दिल्ली में कोई बैठा है मंत्री तो उसके पास सैटेलाइट की इमेज आती रहेगी और ये बताएगा कि रियल में आपने उस गांव में क्या किया है, रियल में आपने उस गांव में विकास किया है या नहीं। तो जियो टैगिंग क्या होती है, सैटेलाइट के थ्रू निगरानी करके रखना कि गांव में कितना विकास किया गया है, गांव में कितनी बिल्डिंग्स बनी है, गांव में सड़कें बन रही नहीं, ये सभी क्या है, जियो टैगिंग का पार्ट है। तो अब ये सभी आप याद रखना। पंचायत राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी लगभग 45% पहुंच गई है, ये हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में जरूर पूछ लिए जाते हैं। 2019 में पूछा था कि हाँ अभी भी जो पंचायत राज संस्थान है उनमें महिलाओं की भागीदारी सही से नहीं हुई, आपका क्या कहना है। तो एकदम सही है, महिला सरपंच बन जाती है लेकिन उसका पति देखता है कि वो काम कैसे करेगी, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसको हम देखें। कुछ सायरन की आवाज़ आ रही है, ये कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ज़्यादा मीन्स पूरी अलार्मिंग चला हुआ है पूरे इंडिया में, तो याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा बिजनेस जो है 10 नंबर का, उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने, बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी उनका सभी का हमने क्या कर लिया है, उन सभी न्यूज़ का हमने डिस्कशन कर लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन।